Hi friends, this is Priyanka. Welcome back to Learning Classes with Priyanka. Friends, आज की वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट। मतलब कि एक अच्छे परीक्षण में क्या क्या गुण होते हैं या क्या विशेषताएं होती हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, एक अच्छी टेक्स्ट बुक में, एक अच्छे परीक्षण में क्या क्वालिटी होती है, उसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि एक टेस्ट क्या है, एक परीक्षण क्या होता है। तो जब एक टेस्ट एक टीचर के द्वारा स्टूडेंट की मेंटल एबिलिटीज का पता लगाया जाता है, ठीक है, जब एक टेस्ट को उस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसकी नॉलेज और स्किल और उसकी एबिलिटीज का पता लगे, आप बोल सकते हैं टेस्ट एक टूल का काम करता है। ठीक है, एक टूल है जिससे आप पता चलता है आपको कि बच्चा क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है ना, उसने जो अब तक आपने पढ़ाया क्या उसको समझ में आया, उसकी मतलब नॉलेज, स्किल, उसकी अंडरस्टैंडिंग, इस सब के बारे में आप पता लगाते हो एक टेस्ट के थ्रू। ठीक है, और टेस्ट के फॉर्म हो सकते हैं, जैसे टेस्ट कितने टाइप का हो सकता है हम बोल सकते हैं, वो रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हो सकता है, या इंटरव्यू फॉर्म में हो सकता है। तो आप इसको बोल सकते हैं टेस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ टेस्ट, क्योंकि टेस्ट के टाइप्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी क्वालिटीज। तो देखिए, इसमें कुछ ये क्वालिटीज हैं, आपको एग्जाम में पहले इसी तरीके से हेडिंग लिखनी है या आप इसका फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। तो जैसे पहली है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, फेयरनेस, बैलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, नॉर्म्स, इकोनॉमिकल और प्रैक्टिकलिटी। देखिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत जगह पर आपको हेल्प करेगी। ठीक है, अब वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसे सबसे पहले है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वैधता। तो एक टेस्ट में जो है वैधता की क्वालिटी होनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है ये वैलिडिटी। क्योंकि देखिए, आप जिस पर्पज से टेस्ट दे रहे हैं वो पर्पज जो है वैलिडिटी के थ्रू ही पूरा किया जाता है। मतलब एक टेस्ट में वैलिडिटी की क्वालिटी क्या है कि जिस पर्पज के लिए टेस्ट लिया जा रहा है, कि वैलिडिटी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। की वैलिडिटी क्या है, वैधता क्या है, एक अच्छी परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इट मीन्स द टेस्ट शुड ट्रूली एंड एक्यूरेटली मेजर व्हाट इट हैज बीन डिजाइन्ड टू मेजर। इसका मतलब क्या है कि जिस चीज को मेजर करने के लिए टेस्ट लिया गया है, ठीक है, वो मेजर हो सके। ठीक है, उसी तरीके से उस टेस्ट को डिजाइन किया जाता है कि बच्चे की नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज का जो है पता लगाया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे इसको, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, आप अपने आप को रख के देखिए कि आप एक स्कूल में टीचर हैं, ठीक है, और आपको बच्चे की जो है इंग्लिश में राइटिंग का पता लगाना है कि बच्चे की राइटिंग कैसी है। तो आप उसको ऐसे लिखने के लिए देंगे, या हिंदी के टीचर हैं तो आप उसको हिंदी में निबंध लिखने के लिए देंगे जिससे आपको पता चले बच्चे की राइटिंग कैसी है। तो टेस्ट को उसी तरीके से डिजाइन किया गया कि आपको पता लगा कि बच्चे की राइटिंग कैसी है। तो इट मीन्स कि उसमें वैलिडिटी है, वो उस पर्पस को पूरा करता है टेस्ट। ठीक है, तो वैलिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। देखिए, विश्वसनीयता से मतलब होता है, फॉर एग्जांपल के थ्रू पहले समझते हैं कि जैसे अगर आप स्कूल में टीचर हैं और आपने बच्चे का इंग्लिश में टेस्ट लिया, उसमें पहले दिन जो आपने टेस्ट लिया उसमें 20 में से 19 मार्क्स आए बच्चे के। ठीक है, अब सेम टेस्ट को आपने 2 दिन बाद लिया, फिर बच्चे के 20 में से 10 मार्क्स आए। तो क्या इतना डिफरेंस हो सकता है कि आज आपने टेस्ट लिया तो 19 आए, कल आपने टेस्ट लिया तो 10 आए? तो इट मीन्स टेस्ट रिलायबल नहीं है, इतना डिफरेंस नहीं हो सकता। अगर आप मल्टीपल टाइम सेम टेस्ट को ले रहे हो, ठीक है, या सेम ग्रुप का टेस्ट ले रहे हो, तो उसमें क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप रिलायबिलिटी को एक सिनोनियम के थ्रू भी जान सकते हैं जो है कंसिस्टेंसी, कि एक टेस्ट के अंदर जो है कंसिस्टेंसी की क्वालिटी होनी चाहिए। It refers to the consistency of the test result when the test is administered multiple times. In other words, if the same test is given to the same group of individual under similar condition,
इट शुड प्रोड्यूस सिमिलर और कंसिस्टेंट स्कोर, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर। अब जैसे 19 में से चलो 18 आ गए तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस चलता है, बट इतना डिफरेंस थोड़ी ना कि आज आए 19 और कल आए 10, नहीं तो क्या है वो टेस्ट रिलायबल नहीं है। और अगर सेम स्कोर आता है, सिमिलर कंसिस्टेंसी बनी रहती है, तो इट मीन्स कि टेस्ट रिलायबल है। तो एक टेस्ट में रिलायबिलिटी का गुण भी होना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और अगर आपको देखिए इस टॉपिक की पीडीएफ भी चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी, जिसे हिंदी में कहते हैं वस्तुनिष्ठता। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि ऑब्जेक्टिविटी को ना हम एक पर्सन से रिलेट कर सकते हैं। कैसे? अब दो पर्सन को लेते हैं, जैसे आप और मैं। आप स्कूल में टीचर हैं और मैं भी स्कूल में टीचर हूँ। ठीक है, तो जो एक बच्चे का टेस्ट आपने चेक किया तो आपने उसमें 20 में से 19 मार्क्स दे दिए, और मैंने चेक किया तो मैंने उसमें 20 में से उसको 12 मार्क्स दिए सेम टेस्ट में। तो क्या है, टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता नहीं है। टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी कब होती है? जब दो व्यक्ति या अलग अलग एग्जामिनर्स जो है सेम टेस्ट को चेक कर रहे हैं और सेम मार्क्स बच्चे के आ रहे हैं, सेम रूल के साथ कर रहे हैं, मतलब सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं बिना किसी अनबायस्ड स्कोर के, तो वो क्या है, टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी है। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिविटी मींस बीइंग फेयर एंड अनबायस्ड व्हेन स्कोरिंग एंड इंटरप्रेटिंग द टेस्ट आंसर, कि जब आप टेस्ट आंसर को स्कोर कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो वो फेयर हो, किसी भी अनबायस्ड से वो दूर हो। ठीक है, a test is considered objective when different examiner or graders using the same rules give similar and unbiased score to the same group of test takers. This ensures that the test result are not affected by the personal opinion। मतलब एक टीचर के, जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपके किसी स्टूडेंट के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है, पर्सनल रिलेशन है, तो आपने क्या किया, इसलिए उसको अच्छे मार्क्स दे दिए, तो टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, preferences of those who grade the test. Objectivity in a test is very important to make sure that the assessment process is trustworthy or dependable. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, व्यापकता। तो देखिए आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कॉम्प्रिहेंसिव व्यापकता से मतलब क्या हुआ कि एक टेस्ट कंप्लीट होना चाहिए। अब कंप्लीट कैसे? जैसे आप हिंदी के टीचर हैं, टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो हिंदी में आपको क्वेश्चन आंसर्स भी देने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी देने हैं, वर्ड्स मीनिंग भी देने हैं, गद्य से रिलेटेड भी कुछ है, पद से रिलेटेड भी कुछ है। तो इस तरीके से कंप्लीट कंटेंट होना चाहिए। और कंटेंट कैसे होना चाहिए? टॉपिक के साथ रिलेवेंट होना चाहिए, हर टॉपिक्स को कवर करे। ठीक है, उस टाइप का जो है टेस्ट होना चाहिए। कि comprehensiveness means the test cover all relevant content and skill. It intend to access leaving no important areas and examined। कि जो कवर किया आपने, रिलेवेंट कंटेंट को कवर किया है, स्किल्स को कवर किया है बच्चे की, और क्या किया है, कोई भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है या गद्य से रिलेटेड कुछ भी है तो वो आपने नहीं छोड़ा। It aims to be inclusive and thorough in its coverage and providing the complete evaluation of the test taker knowledge and abilities। मतलब एक ये भी होना चाहिए कि जिसका आप टेस्ट ले रहे हो, जो टेस्ट टेकर है, उसकी कंप्लीट नॉलेज और उसकी कैपेबिलिटी को आप इवेल्युएट कर सको। ठीक है, नेक्स्ट फेयरनेस, न्याय युक्त। तो फेयरनेस से क्या मतलब है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बच्चों के बीच में। कि जैसे आपने क्या किया कि अगर क्लास में लोअर बच्चे हैं तो आपने उनके हिसाब से टेस्ट बना दिया, या क्लास में हायर लेवल के जो बच्चे हैं आपने उनके अकॉर्डिंगली टेस्ट बना दिया, तो क्या हुआ, टेस्ट में फेयरनेस हुई? नहीं। वो क्या हुआ, वो आपने बच्चे को ध्यान में रखते हुए, सिर्फ कुछ बच्चों को ध्यान में रखते हुए टेस्ट बनाया नहीं। हमें क्या करना है, हम जो भी टेस्ट क्लास के अंदर ले रहे हैं, हमें सभी टेस्ट टेकर को इक्वली ट्रीट करना है। ठीक है, हमें विदाउट बायस और डिस्क्रिमिनेशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, it ensures that the test does not fear or disadvantage any particular group or individual based on their background, beliefs and characteristics। वही बात कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर किसी बच्चे के साथ आपके रिलेशनशिप पर्सनल रिलेशनशिप है, कोई बच्चा आपके पड़ोस में रहता है,
है ना। आपने क्या किया, अरे ये तो मेरा जानता है, चलो मैं ना इसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट बना देती हूँ, ये जैसा भी है। तो ऐसा नहीं होता, वो टेस्ट फेयर नहीं होता। अगर आपने किसी कुछ बच्चों को ध्यान में रखते हुए टेस्ट बना दिया या किसी एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए टेस्ट बना दिया, तो उसमें फेयरनेस की क्वालिटी नहीं होगी। एक टेस्ट फेयर कब होगा, जब बच्चे इक्वली ट्रीट किए जाए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है, उनकी नॉलेज और स्किल और उनकी एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब है बैलेंस, संतुलन। तो देखिए बैलेंस क्या होता है, बैलेंस से मतलब होता है कि ना तो टेस्ट ज्यादा इजी होना चाहिए, ना ही टेस्ट बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस में लेके चलना चाहिए हर चीजों में। बैलेंस तो आपको पता है वैसे भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही टेस्ट है, अगर आप टेस्ट में बैलेंस रखेंगे तो टेस्ट एक अच्छा टेस्ट माना जाएगा। एक टेस्ट के अंदर बैलेंस की, संतुलन की क्वालिटी भी होनी चाहिए कि आप डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करें, डिफरेंट क्वेश्चंस को कवर करें। कोई भी टॉपिक्स या कोई भी एरिया है जो सब्जेक्ट्स का, वो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन से मतलब ये नहीं है कि बच्चों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना। डिस्क्रिमिनेशन से मतलब है कि बच्चों के बीच में उनकी उनके गुड, एवरेज और उनकी एक्सीलेंट को पता लगाना। जैसे एक टेस्ट को आप डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, जब आपको पता चले कि कौन बच्चा जो है पढ़ने में बहुत अच्छा है, मतलब कौन बच्चा गुड है, कौन बच्चा एवरेज है और कौन बच्चा एक्सीलेंट है। तो वो कैसे पता चलेगा, जब एक टेस्ट आप उसी अकॉर्डिंगली बनाएंगे कि आपको पता चले कि आप डिफरेंशिएट कर पाए कि अच्छे बच्चे का, एवरेज बच्चे को और एक्सीलेंट बच्चे का, है ना, कि बच्चों के बीच में हाई एप्टीट्यूड और लो एप्टीट्यूड का पता लगा सको, ठीक है। तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन। मानक, नॉर्म्स। तो नॉर्म्स को आप बहुत तरीकों से ले सकते हो, है ना, बहुत तरीके का नॉर्म्स हो सकता है। जैसे बच्चे की आप एज के अकॉर्डिंग ले सकते हो, बच्चे के आप मार्क्स के अकॉर्डिंग ले सकते हो, उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग को एम्स मान के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो कैसे, देखिए आपको टेस्ट ऐसे बनाना चाहिए जो कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। मतलब अगर आप छोटी क्लास को टेस्ट दे रहे हैं तो आपको छोटी क्लास के अकॉर्डिंग टेस्ट बनाना चाहिए। अगर आप हायर लेवल को टेस्ट दे रहे हैं तो आपको हायर लेवल के अकॉर्डिंग टेस्ट बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट तो ले रहे हैं छोटी क्लास के बच्चों का, लेकिन आपने टेस्ट दे दिया उन्हें हायर लेवल वाला, है ना, या आप पढ़ा रहे हैं हायर लेवल के स्टूडेंट को, आपने उन्हें दे दिया ऐसा टेस्ट कि वो छोटे लेवल के बच्चों का हो। तो टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि जो उनकी क्लास, उनके मार्क्स, उनकी परसेंटेज सबको मैटर करे, ठीक है, सब चीज मैटर करती है उसमें। कि नॉर्म्स मीन द स्टैंडर्ड और टिपिकल परफॉर्मेंस लेवल, बिहेवियर्स और एक्सपेक्टेशन दैट आर एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस और ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। नॉर्म्स आर यूज्ड टू कंपेयर इंडिविजुअल स्कोर और रिजल्ट अगेंस्ट द कवरेज और टिपिकल परफॉर्मेंस ऑफ अ रेलेवेंट रेफरेंस ग्रुप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, है ना, कि उन्होंने क्या स्कोर लिया क्लास के अंदर। तो इस तरीके से नॉर्म्स कई टाइप का हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिकल, मितव्ययिता बोल सकते हैं इसे, मितव्ययिता, ठीक है। तो इकोनॉमिकल से क्या मतलब है कि जो हमारे टाइम को भी बचाए, जो हमारी मनी को भी बचाए, जो हमारे श्रम को भी बचाए। तो इस तरीके से इकोनॉमिकली आपको वर्ड समझ में आया होगा, है ना। तो एक टेस्ट में इकोनॉमिकली की क्वालिटी भी होनी चाहिए। जैसे टेस्ट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको जो है उसको चेक करने में बहुत टाइम लगे या बच्चों को उसको करने में बहुत टाइम लगे, या वो जो है वो प्रैक्टिकल और एफिशिएंट मैनर में होना चाहिए, फुल्ली इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वाला होना चाहिए, बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो वो ऐसे हो जो आप प्रॉपर बच्चे की स्किल और नॉलेज को जो है पता लगा सके, ठीक है। रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन और टास्क होने चाहिए विदाउट बीइंग एक्सेसिवली लेंथी और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कि स्टूडेंट को करने में भी मतलब टाइम न लगे, आपको चेक करने में भी टाइम न लगे। तो इस तरीके से टेस्ट को बनाया जाना चाहिए कि बच्चे पे भी ना कोई बर्डन नहीं पड़ना चाहिए, कि ensure that the test process is streamlined and does not burden the test taker or the administrator with unnecessary demands, ठीक है।
आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिकता। तो प्रैक्टिकलिटी का क्या मतलब है कि आपने जो टेस्ट बनाया उसमें मार्क देने में ना वो इजी होना चाहिए। जैसे प्रैक्टिकल, वैसे प्रैक्टिकल को आप जोड़ सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशन से, है ना, कि रियलिस्टिक हो गया, एफिशिएंट हो गया, अचीवेबल हो गया विदाउट अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए या स्टूडेंट को ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, तो उसे आप प्रैक्टिकलिटी से भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप बच्चे की कॉपी चेक कर रहे हैं तो आप उनको इजीली मार्क्स दे सको, आपको कुछ भी कंफ्यूजन न रहे उसके अंदर। ठीक है, आई होप आपको प्रैक्टिकलिटी भी समझ में आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।